डरावनी हवेली। इस कहानी को सुनने के बाद आपके सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सच में ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या यह होता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को, जिस कहानी का नाम है डरावनी हवेली। डरावनी हवेली। यह कहानी है राजशाही घराने की। यह कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सुनकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। तो आइए जाने इस कहानी को। यह कहानी है 1985 की। राजस्थान के किसी गांव में एक हवेली थी। इस हवेली में कभी खूब शानो शौकत थी। इस हवेली के 2 मालिक थे जो हाल ही में इस हवेली के मालिक बने थे। इनका नाम नागेंद्र और सुसेन था। दोनों ही चचेरे भाई थे। दोनों बाहर किसी देश में पढ़ाई किया करते थे। तो वहीं इन दोनों ने शादी भी कर ली थी। लोग इस हवेली में ज्यादा आते जाते नहीं थे। तो इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना इस हवेली को बेचकर अपना ही कुछ बिजनेस डाला जाए, वो भी अपने ही देश में। इन दोनों की पत्नियां इंडियन ही थी। सुसेन के वाइफ का नाम इंदु था और नागेंद्र के वाइफ का नाम मंजू। मंजू थोड़ी मजाकिया टाइप की थी और इंदु मैच्योर टाइप की थी। इस हवेली में इन दोनों के दादाजी रहा करते थे अपने कुछ दोस्तों के साथ। वो ज्यादातर इसी हवेली में अपने दोस्तों के साथ समय बिताया करते थे। उनकी मौत अचानक किसी कारण हुई थी। उनकी मौत अचानक होने के कारण उन दोनों को इंडिया आना पड़ा। तो इन दोनों ने ये भी सोचा कि इसी बहाने हम इस हवेली को बेचकर कुछ अच्छा बिजनेस कर लेंगे। वो दोनों अभी नौजवान ही थे। सुसेन की एक 8 महीने की लड़की थी और मंजू और नागेंद्र की शादी हाल ही में हुई थी। मंजू के पेट में 5 महीने का बच्चा भी था। अब यह दोनों इंडिया अपने गांव में अपने हवेली पे आते हैं। तो उस हवेली में एक नौकर रहता था, तो वो उनके हवेली की देखरेख भी करता था। जब यह लोग अपने हवेली पर पहुंचते हैं तो यह लोग अपने दादा की अंतिम क्रियाक्रम कर छुट्टी पाते हैं। और अब इन दोनों ने यह सोचा कि दादाजी के तेरही पर ही इस हवेली को बेच दिया जाएगा। उन्होंने दादाजी के तेरही पर ही सब लोगों को बुलाकर यह अनाउंसमेंट करवा दिया कि यह हवेली बिकाऊ है, जिसे भी चाहिए वो हमसे मिले। पर कोई भी उस हवेली को लेना नहीं चाहता था। और यह बात सुनते ही उन सबके चेहरे की रंग ही उड़ गए कि यह हवेली बिकाऊ है। इन दोनों ने सोचा कि इस हवेली को अच्छे दामों में ना सही तो कम दामों में ही हम इन्हें निकाल देंगे। यहाँ धीरे धीरे इन लोगों को 1 महीने हो गए, पर इस हवेली को लेने कोई भी नहीं आया। इन दोनों ने सोचा कि कोई नहीं, हम अपना पुश्तैनी जमीन ही बेच देंगे और उसी से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों ने अपनी कुछ पुश्तैनी जमीनें बेची और एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब यह दोनों बिजनेस के कारण बाहर रहने लगे उस हवेली से। और अब उस हवेली में सिर्फ 4 लोग ही रहते थे। इंदु, मंजू, नौकर और सुसेन की 8 महीने की लड़की। अक्सर जब भी मंजू आराम करती तब उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे झांक रहा है या उसे देख रहा है। और कभी कभी उसे महसूस होता था कि कोई उसके पेट पर हाथ फेर रहा है। उसे यह अजीब लगता था और यह बात उसने नागेंद्र से भी बताया था। पर उसने बोला ऐसा होता होगा शायद इसलिए क्योंकि उसको लगा कि मंजू उससे मजाक कर रही है। और यहाँ कुछ दिनों से इंदु को भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे भी ऐसा लगता था कि कोई उसे उस कमरे में झांक रहा है और उसके कमरे के अगल बगल घूम रहा है। एक रात सुसेन और नागेंद्र अपनी हवेली आए थे अपनी बीवियों से मिलने। तब जब ये लोग सो रहे थे तब अचानक एक कमरे से जोर जोर की आवाजें आने लगी। इन्होंने आवाज सुनी तो ये चारों उस कमरे की ओर गए, पर नौकर ने उस कमरे को खोलने से मना कर दी। उस समय तो इन चारों ने वहाँ कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चले आए। तब नागेंद्र ने बोला कि कहीं ये नौकर इस हवेली को भूत घर बता के खुद ही हड़पना तो नहीं चाहता।
इसीलिए इस हवेली को कोई नहीं खरीद रहा है, इसने ही अफवाह फैलाई होगी। तभी उस कमरे से और जोर की आवाजें आने लगी। अब यह चारों उस कमरे की ओर फिर से जाते हैं बिना नौकर को बताए और उस कमरे को खोल देते हैं। उस दरवाजे को खोलने से मंजू के पेट में एकदम से दर्द होने लगता है। वो नीचे जमीन पर गिरकर चीखने लगती है। यह सुन नौकर आता है वहीं और इन चारों को डांटने लगता है और मंजू को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। यह चारों मंजू को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं। तभी इंदु कुछ पैसों को लेने के लिए अपने कमरे की ओर जाती है और यहाँ यह तीनों मंजू को लेकर गाड़ी पर बैठते हैं। सुशेन इंदु को आवाज देता है पर अब इंदु घर में से वापस नहीं आती है। तो सुशेन फिर आवाज देता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता है। फिर यह तीनों मंजू के चीखने पर वहां से इंदु को बिना लिए ही चले जाते हैं। जल्दी जल्दी में अब हॉस्पिटल में यह बोला जाता है कि मंजू के पेट में जो बच्चा था वो अब नहीं रहा, उसे ऑपरेशन करके निकालना होगा। तभी मानो उस परिवार में मातम छा जाता है और नागेंद्र के पैरों तले जैसे ही जमीन ही खिसक जाती है। वो नौकर से पूछता है तुमने क्या किया है। तब नौकर बताता है कि जिस हवेली में आप लोग रह रहे हैं वहाँ एक लड़की की मौत हुई है। उसके मौत के कारण आपके दादा और उनके कुछ दोस्त हैं। वो लड़की एक बंजारा थी और आपके दादा उसे किसी नदी किनारे नहाते हुए देखे। वो लोग रोज अब छुप छुप कर उसे देखते थे। आपके दादाजी और आपके दादाजी के कुछ दोस्त। एक दिन आपके दादाजी के एक दोस्त ने उस लड़की को जबरन लाया और उसके साथ कई दिनों तक दुष्ट कर्म किए। वो यह सहन ना कर पाए और खुद को जलाकर मार दिया। तब से वो आपके दादाजी के दोस्तों को बारी बारी मारते आई। जब यह बात आपके दादाजी को पता चला तो उन्होंने एक ताबीज बनवाई एक तांत्रिक की मदद से। लेकिन एक दिन आपके दादाजी शराब के नशे में इतना धूत थे कि वो गिर पड़े और उनकी ताबीज वहीं खुलकर गिर पड़ी और उस लड़की ने आपके दादाजी की जान ली। इसीलिए आपके आने से पहले हमने उस कमरे में जो लड़की थी उसे उसी ताबीज की मदद से रोका था, पर कोई मेरी बात ही नहीं सुना और दरवाजा खोल दिया। अब वो लड़की सबको मार देगी। यह सुनते ही सुशेन अचानक से हवेली की ओर दौड़ा। उसने जल्दी से अपनी जीप चालू की और उसी रात उस हवेली पे पहुंचा। उसने तुरंत पहुंचकर इंदु को आवाज देना शुरू किया पर कोई भी वहां नहीं था। वो तुरंत अपने कमरे की ओर दौड़ा। उसने अपने कमरे में देखा तो यह देखा कि इंदु अपने 8 महीने की बच्ची को खिला रही है, पर उसके हाव भाव कुछ अलग थे। सुशेन को यह बात बहुत अजीब लगी, पर सुशेन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए इस बात पर ध्यान दे रहा था कि उसका परिवार सुरक्षित है। लेकिन अब इंदु सुशेन की ओर देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी और अपने 8 महीने की बच्ची को जोर जोर से उछालने लगी। यह देख सुशेन बिल्कुल डर गया और भागा वहां से अपनी बच्ची को लेकर। उसे इस बात की भी चिंता थी कि उसकी बीवी कहाँ है। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बीवी सीढ़ियों से बिना उतरे ही डायरेक्ट नीचे कूद जाती है उसके सामने। यह देख वो बिल्कुल दंग रह जाता है और वह ये भी देखता है कि उसकी बीवी छत से कूदने के कारण उसके पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकल जाती है और उसमें से खून बहने लगता है। पर वह उसी पैर पर बिना दर्द चेहरे पर दिखाए उसके पीछे चलने लगती है और उसकी ओर एक अजीब मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ती है। वो अब फिर अपनी बच्ची के साथ ऊपर भागता है और ये भी उसके पीछे आती है। वो एक कमरे में जाकर छुप जाता है। तभी वह देखता है कि उस कमरे में उसकी औरत यानी इंदु लेटी हुई है। वह सोचता है यही मेरी बीवी है। वह उसके पास जाता है उसे उठाने। वो जब उसे घुमाता है तो देखता है उसकी बीवी मर चुकी थी। वो यह देख घबरा जाता है। तभी अचानक से इंदु जागती है और फिर से मुस्कुराने लगती है।
और सुशेन का अचानक से हाथ पकड़ लेती है। यह कैसे भी उससे अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ से अपनी बच्ची को लेकर भागता है। अब यहाँ वो नौकर भी हवेली पहुँचता है और सुशेन को पुकारने लगता है। तभी अचानक से इंदु सामने आती है। वह यह देख घबराता तो है पर बोलता है कि मालकिन, आप इस हवेली से जल्दी से बाहर चले जाओ। इंदु उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराती है। तभी वह नौकर जब नीचे देखता है तो वो देखता है कि इंदु के पैर की हड्डी बाहर है और खून उस पैर से बह रहा है। जैसे ही वो कुछ समझ पाए तभी इंदु उसको इतनी जोर की धक्का देती है कि वो डायरेक्ट हवेली के बाहर जा गिरता है और हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। और यहाँ सुशेन अपनी बच्ची को लेकर इधर उधर भाग रहा होता है और सोचता है कि कैसे मैं इस हवेली से बाहर निकलूं। लेकिन वो जहाँ भी जाता है उसके सामने इंदु आ जाती है। लेकिन यह सोचता है कि क्यों ना मैं पूजा घर में चला जाऊं तो बच सकता हूँ। लेकिन जैसे ही यह पूजा घर में जाने की कोशिश करता है, पूजा घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यह परेशान होकर उस कमरे की ओर जाने की सोचता है जहाँ पे वो लड़की बंद थी, क्योंकि उसके बाहर ही वो ताबीज गिरी हुई थी। वो दौड़ता है उसी कमरे की ओर, लेकिन तभी अचानक वो लड़खड़ाकर सीढ़ियों से नीचे गिर आता है, पर अपनी बच्ची को एक भी चोट नहीं पहुंचने देता है। पर अब उसका एक हाथ टूट चुका था। सुशेन कैसे भी उठता है और अब वो उस ताबीज को कैसे भी करके ढूंढता है, पर वो मिलती नहीं है। बड़ी कोशिशों के बाद सुशेन उस ताबीज को हासिल करता है। तभी अचानक से इंदु उस पर वार कर देती है। उसने एक हाथ में अपनी बच्ची को पकड़ा था और एक हाथ उसका टूटा हुआ था, इसलिए वो इंदु के वार को रोक नहीं पाता है और वो नीचे गिर जाता है जोर से और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है उसकी बेटी को इंदु फिर से उछाल रही है। यह देख सुशेन फिर से उठने की सोचता है और अब इंदु को मारने की भी सोचता है, लेकिन वो उठ ही नहीं पाता है। तभी यहाँ नागेंद्र पहुँचता है उस तांत्रिक के साथ। यह उसकी बच्ची को छोड़ नागेंद्र की ओर बढ़ती है, यानी बाहर जाती है। नागेंद्र के सामने इंदु बनकर जाती है, क्योंकि वो तांत्रिक के साथ था। यह दौड़ती हुई और रोती हुई नागेंद्र के पास जाती है और बोलती है, नागेंद्र, सुशेन को बचा लो। और जब यह बोलते हुए उसके पास आती है तब उस तांत्रिक को पता चलने से पहले ही उसे मार देती है। और यह देख नागेंद्र वहां से डरकर भाग जाता है। और अब जब इंदु अंदर आती है तो देखती है सुशेन अपनी जगह से खिसक अपने बच्ची के पास रहता है। वो सुशेन को खींचकर बच्ची से दूर करती है और जब उस बच्ची को उठाने जाती है तो जलने लगती है, क्योंकि सुशेन ने अपनी बच्ची के ऊपर वो ताबीज बांधा था। इसलिए यह देख इंदु पागल होकर सुशेन के छाती पर चढ़ जाती है और उसकी छाती को फाड़ देती है। असल में उस बंजारा लड़की की भी एक छोटी बच्ची थी, जिसे सुशेन के दादाजी और उनके दोस्तों ने अपने ही बागीचे में दफना दिया था। और उसी बागीचे में इंदु जाती थी और वहीं टहलती थी जहां उसकी बच्ची दफन थी। और सुशेन की शक्ल बिल्कुल अपने दादाजी से मिलती थी। बंजारन की बच्ची को नौकर ने बचाने की कोशिश भी की, पर बचा ही नहीं पाया था। इसीलिए नौकर को उस लड़की ने हवेली से बाहर ढकेल दिया था। नौकर अगले दिन उस हवेली में जाकर उस बच्ची को उठा लाता है और नागेंद्र को सौंप देता है। तब से वो हवेली सुनसान है। ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द डार्क नाइट विद युवराज को और कमेंट में अपना राय जरूर दें। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं किसी और डर के माहौल में।